नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM महाराष्ट्र। गुजरात लॉबी के लिए बड़ी परेशानी घड़ी है क्योंकि अमेरिका के एक संगठन ने आरएसएस को बैन लगाने कहने की बात कह दी है। पता नहीं मोदी जी क्या करेंगे। लेकिन दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक ने विस्तार से बता दिया कि मोदी जी इस विषय पे क्या करेंगे। बहुत बढ़िया चर्चा है केपी मलिक साहब के पास भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और उत्तर प्रदेश के घमासान पर। चलते हैं सीधे केपी मलिक के पास। 4PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है आपका केपी मलिक साहब। धन्यवाद संजय जी। एक चीज मेरे दिमाग में बड़ा उलझ रही है, आप भी सुलझा सकते हैं क्योंकि आपको आरएसएस की हर छोटी बड़ी गतिविधि की जानकारी रहती है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इधर तो मोदी जी कह रहे हैं माय फ्रेंड ट्रम्प, और उधर अमेरिका कह रहा है कि भाई संघ पे आरएसएस पे प्रतिबंध लगा दो। अमेरिका कौन होता है कहने वाला कि संघ पे प्रतिबंध लगा दो? हम तो ये नहीं कह रहे भैया कि जो एपिस्टीन की फाइल है उसके बाद ट्रम्प को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इतना नरवक्षी आदमी जो छोटी छोटी बच्चियों का यौन शोषण करता है वो अपने बच्चे पद पर कैसा है। हम तो नहीं कह रहे कि मोदी जी भी, आप भी कहिए कि ऐसे इंसान को आपने माय फ्रेंड ट्रम्प कहा, आपको अपने ऊपर थोड़ी शर्म आई होगी कि आपके नेटवर्क पे पता नहीं था कि ये आदमी ऐसा राक्षस का है कि छोटी छोटी बच्चियों को यौन शोषण कर रहा है। लेकिन अब अमेरिका कह रहा है कि आरएसएस पे प्रतिबंध लगा देना चाहिए। क्या वाकई में कि अमेरिका को समझ में आ गया, क्या इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ गई कि संघ जो है भारत में वही काम करना चाहता है, या उसके जो सहयोगी दल हैं, बजरंग दल है और कट्टर संगठन है, ये वही काम करना चाहते हैं जो आईएसआई पाकिस्तान की करना चाहती है। आईएसआई ऐसे यही चाहती है कि भाई हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों के बीच भी दूरियां बन जाए, हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत फैल जाए। और वही काम अब संघ के आनुवंशिक संगठन जो है, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के कट्टरवादी लोग जय श्री राम का नारा लगा के इस तरह हिंसक आंदोलन करते हैं, कई जगह पर मॉब लिंचिंग करते हैं। तो ये संघ को क्या अब ये अमेरिका की बातों का जवाब देने का मन करेगा? मोहन भागवत में इतनी हिम्मत बची है कि कहें कि अमेरिका कौन होता है संघ के ऊपर बात करने वाला? या मोहन भागवत जी मोदी जी ने कह पाएंगे पकड़ो अपनी सिक्योरिटी वापस अगर तुम ट्रम्प का विरोध नहीं कर सकते हो? या मोहन भागवत जी अब सिक्योरिटी के प्रेशर में इतना है कि 20 ब्लैक कमांडो हटा देंगे मोदी जी अगर उन्होंने अमेरिका की बुराई करी? खेल क्या है ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को। अमेरिका क्यों संघ पे प्रतिबंध लगाना चाहता है? नहीं संजय जी, आपके लिए तो कई सारे खेल हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं। इसी चक्कर में आपके खेल समझ में ना आए, इसीलिए आपके चैनल पर जो प्रतिबंध लगाया गया है उसकी बड़ी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हमारे पास भी आ रही हैं, अमेरिका से भी आई हैं, बाकी देश के अन्य हिस्सों से भी आई हैं। और मुझे लग रहा है रिपोर्ट तो आपके पास होगी कि जो आपके दूसरे सहयोगी चैनल थे उन पर लगातार दर्शकों की संख्या बढ़ गई होगी और आप चैनल को वापस लाने के लिए लड़ाई भी लड़ रहे होंगे। पहले भी आप लड़ चुके हैं, सफलता भी मिली है। तो हौसले जो है बुलंद है, हम जैसे लोगों की आवाज भी दूर तक जाती है। तो इसमें मुझे लगता है कि इनके इस डराने से कोई डरने वाला नहीं है, ना दर्शक डर रहे हैं और ना हम डर रहे हैं। बल्कि हमें तो जब दर्शकों की शुभकामनाएं आती हैं और दर्शक इस तरह की बात करते हैं तो और ऊर्जा बढ़ती है और हिम्मत बढ़ती है इस तरह की चीजों को उठाने की। अब आप ये देखिए, जिस खबर की चर्चा आप कर रहे हैं कि अमेरिका में एक सरकारी संस्था है, यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजन फ्रीडम, उसने ये सरकार को कहा है कि आरएसएस पे तत्काल जो है बैन लगाया जाए और उसकी जो संपत्ति है, आरएसएस की संपत्ति अगर कोई अमेरिका में तत्काल जब्त की जाए, यहां तक कहा है। तो ये खबर बाकी जगह कहीं है नहीं, लेकिन 4PM पे चल रही है। तो जब 4PM पे इस तरह की खबरें चलेंगी और मोहन भागवत जी और नरेंद्र मोदी जी के बारे में इस तरह की बातें होंगी, तो देखिए संजय जी, चैनल तो बंद होगा। या तो आप थोड़ा राम धुन लगाइए, योगी धुन लगाइए और थोड़ा सा जो है नमस्ते सदा वत्सले शुरू कर दीजिए अगर चैनल को बचाना है और खबरें चलाना है, सच्चाई दिखानी है, दर्शकों का दिल जीतना है, तो फिर ये इस तरह की चीजें आपको झेलनी पड़ेंगी। लेकिन मुझे लगता है कि हौसले आपके भी बुलंद हैं और मेरी तरफ से आपको, आप ये मामले को, इस लड़ाई को जीते, इसके लिए शुभकामनाएं हैं और मैं आपको सल्यूट करता हूं। खैर, अब आते हैं हम खबर पे, जो सवाल आपने पूछा है। देखिए, देश में जिस प्रकार से आज हमारे क्रिटिसाइज हो रहे हैं, आज भारत की स्थिति बन गई है संजय जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।
और आज हालत ये हो गई है कि जो मोदी जी के समर्थक थे, जो अंधभक्त थे, उनकी अंधभक्ति थोड़ी थोड़ी कम होनी शुरू हो गई है। उनका ज्ञान चक्षु खुलने शुरू हो गए हैं जब घर में 3 दिन से खाना नहीं बन रहा है। उज्ज्वला वाले ज्यादा परेशान है, जिनको मोदी जी ने कृपा जिनके ऊपर की थी, वो उज्ज्वला वाले ज्यादा परेशान है। हम और आप जैसे लोग तो फिर भी किसी तरह से चलो कर रहे हैं, लेकिन उज्ज्वला जिनको मिली थी और जो अंधभक्त थे, जो कई लोग तो वहां पहुंच गए नाले पे, वो सिलेंडर, वो चूल्हा और वो लेकर के गैस जो मोदी जी ने बनाया था उसका भी परीक्षण शुरू कर दिया कई लोगों ने। जब वो गैस नहीं निकली, जब चूल्हा नहीं जला, तब उनके ज्ञान चक्षु खुले, हो ये तो मोदी जी ने जुमलेबाजी हमारे साथ कर दी, और ये तो इसका मतलब झूठ बोल रहे थे। तो और भी ये कई झूठ बोल रहे हैं। तो जनता धीरे धीरे जागरूक हो रही है। और अमेरिका में इस तरह की चीजें कहना भारत के लिए, मैं तो कहूंगा हिंदुस्तान के लिए, भाजपा के लिए, आरएसएस के लिए मुंह पे तमाचा है अमेरिका का। तमाचे तो हमें बहुत पड़ रहे हैं। 100 तमाचे अभी तक मार चुके हैं ट्रंप, और उसके बाद 5-6 तमाचे उनके मंत्री, प्रेस सचिव, सेक्रेटरी वो मार चुके हैं। एक सेक्रेटरी ने तो कहां तक कह दिया कि बहुत अच्छे एक्टर हैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्री, वो जो हम कहते हैं वही अच्छी एक्टिंग करते हैं, बढ़िया कलाकार हैं। एक चैनल की एंकर ने कह दिया था कि मोदी जी ने टांगे फैला दी है। क्या क्या भारत के ऊपर इस तरह की चीजें हो रही हैं, और हम मौन धारण किए हुए हैं इसलिए। आरएसएस की खबर पे भी हिम्मत नहीं पड़ी है किसी आरएसएस पे उस पर बोलने के लिए। पहले भी इस तरह की सिफारिशें अमेरिका में और बाकी जगह की गई है, लेकिन तब बड़ी बड़ी बातें आरएसएस करती थी कि भारत की स्थिति कमजोर है, भारत सरकार बोल नहीं रही है, भारत सरकार ये नहीं कर रही। अब तो आप ही की सरकार है, अब करवा लीजिए ना। मोदी जी लाल आंख दिखाए ट्रंप को और कहें आपकी हिम्मत कैसे हो गई कि आप आरएसएस पर बैन लगा देंगे। आरएसएस तो हमारी भी माता है, इस पे आप कैसे बैन लगा सकते हैं? तो लाल आंख कहीं हो तो खुले। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब यह है कि इस तरह की चीजें यहां नहीं हो रही हैं। नैतिकता और बेशर्मी इतनी बढ़ चुकी है कि आप कुछ भी कहते रहिए। आपने देखा, एक हफ्ता पहले सदन में नहीं आए थे और एक हफ्ता और बीत गया, सदन में प्रधानमंत्री जी नहीं आए। प्रधानमंत्री जी भागे भागे फिर ले, बिरला जी किसी तरह घुस गए अंदर, और देखिए युद्ध आया। युद्ध से उनको फायदा हुआ कि ज्यादा उनके जो है चर्चा ही नहीं हुई उनके अविश्वास प्रस्ताव पे। दूसरा एक और महाभियोग का मामला चल रहा है सदन में, और आपके जो परम मित्र हैं ज्ञानेश कुमार जी, उत्तर प्रदेश वाले, जो ज्ञानी बाबा हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस छुट्टी के दिन कर दी है, इतवार के दिन। उनसे इंतजार कल तक का भी नहीं हुआ कि भैया सोमवार को सुबह सुबह कर दे। आज संडे के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, देखिए। और आप विडंबना देखिए कि उनके दोनों तरफ 2 उनके सहयोगी बैठे हुए हैं, उनको भी माइक पे नहीं आने दिया, खुद ही ज्ञान बांट रहे हैं। नैतिकता, सिद्धांत, वो कोई उनके पीछे कुछ नहीं है। जब आपके खिलाफ इस तरह की चर्चा देश की संसद में चल रही है, जो आपके ऊपर आचार संहिता लगा सकती है, आप बैठ के वहां पे आचार संहिता राज्यों पे लगा रहे हैं। आपने 5 राज्यों पर आचार संहिता लगा दी, पहले अपनी आचार संहिता तो देख लेते। तो यहाँ तो बेशर्मी जो है बहुत ऊपर तक चली गई है। और इसमें तो मैं कम से कम यहाँ तो वही अच्छे हो गए ओम बिरला जी। ओम बिरला जी के ऊपर जितने दिन आरोप चले, जितने दिन उनके ऊपर बात हुई, वो बेचारे कम से कम सदन में तो नहीं आए। उन्होंने तो हमारे दोस्त को उनको जगदम्बिका पाल जी को बड़ा अच्छा मौका दिया, और जगदम्बिका पाल जी ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई। हालांकि एक बार तो खतरा हो गया था, ओम बिरला जी को डर गए थे कि कहीं ऐसा ना हो मेरी ना कुर्सी छिन जाए, कि ये तो बहुत अच्छा आदमी मिल गया। ओम बिरला जी थोड़ा हल्का कर रहे थे मामला, इन्होंने तो मीटर पूरा खींच दिया। तो मुझे लग रहा है इसी डर की वजह से ज्ञानेश कुमार जी ने अपने सहयोगी के हाथ में कमान नहीं दी कि कहीं कुछ अच्छा इन्होंने कर दिया और वास्तव में इनमें ये कुर्सी चली जाए। जाने वाली तो है, लेकिन वो एक्सटेंशन सोच रहे हैं कि यहां से अड्डे कहीं और मिल जाए, कहीं और कुछ राग दरबारी मिल जाए। इस चक्कर में वो पूरा अभी भी जो है अपना सहयोग सरकार को देते हुए दिखाई दे रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की जो ताल है उस पर नृत्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। संजय जी। मलिक साहब, ये बात तो ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन दूसरी बात एक और उत्तर प्रदेश पे घट रही है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ दिल्ली की बैटिंग सजाने में लगे रहते हैं कि दिल्ली नहीं बढ़ जाए, और दिल्ली के लोग योगी आदित्यनाथ की सेटिंग सटाने में लग जाते हैं कि ये नहीं बढ़ जाए। पंडित बिरादरी बड़ी भड़की हुई है, मतलब मेरी बिरादरी
ब्राह्मण बिरादरी को बड़ा लग रहा है कि इस बार जूता बहुत जोर जोर से पड़ रहे हैं। पहले हर बिरादरी का विधायकों का सम्मेलन हो गया, कोई आपत्ति नहीं, जैसी पंडितों ने करी सब बिदक गए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया स्वीकार नहीं किया जाएगा। उसके बाद अलग अलग बयान इस तरह के आते रहे, ब्राह्मणों को तिरंगे की बड़ी मिर्ची लगती रही। अब तो एग्जाम भी आ गया कि बताइए अवसरवादी, मतलब मैं ब्रजेश पाठक की जगह होता तो इस्तीफा दे देता भाई। अगर आप ब्राह्मणों की राजनीति कर रहे हो, आपने शंकराचार्य का अपमान हुआ तो बुटुक जो थे उनको ब्रजेश पाठक जी ने बुलाया घर पे और उनका सम्मान किया, उनके पैर पैर हुए। कल मैं अखिलेश यादव जी से मिला था मुंबई में, तो वो भी कह रहे थे कि भाई ब्रजेश पाठक को चाहिए कि अगर ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं तो इस्तीफा दे देना चाहिए उनको। और इस सरकार में तो ब्राह्मणों का जितना अपमान हो रहा है उतना कभी नहीं हुआ। अखिलेश जी ने कहा ये बात, कई जगह प्रेस में भी कहा उन्होंने ये बात कि कम से कम समाजवादी पार्टी सम्मान कर रही है। माता प्रसाद पांडे जी को देखो नेता बनाया है, और योगी जी भरे सदन में माता प्रसाद पांडे जी की पत्नी के लिए कह रहे हैं अपनी बुढ़िया को घुमा लाओ, कहीं ये भाषा मुख्यमंत्री की। और उसके बाद में पलट के फिर वो अफसर हैं वो भी काम लगा देते हैं, चुपचाप सवाल डाल दिया, पंडित मतलब अवसरवादी। अब वो ब्राह्मणों का जो रिएक्शन हो रहा है उत्तर प्रदेश में, क्या लग रहा है कि ब्राह्मण बनाम ठाकुर या ऊंची बनाम पिछड़ी जातियां, ये लड़ाई क्या अभी और बढ़ेगी? और ये लड़ाई बढ़ेगी तो ये किस रूप तक जाएगी? बैकवर्ड और दलित मान रहे हैं यूजीसी में सरकार ने ऊंची जातियों के सामने सरेंडर कर दिया, और ऊंची जाति मान रही है कि उनको अपमानित करने के लिए ये नियम लाए हैं। ये लड़ाइयाँ जातियों का जो लड़ाई है, क्या ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा नुकसान आने वाली है 2027 में और 29 में? और मुझे लग रहा है योगी जी भी चाहते हैं, लग रहा है मुझे, भैया पक्का तो क्या बताऊं मैं आपको। योगी जी चाहते हैं कि लड़ाई इतनी बढ़ जाए, वो तो भैया देखो ठाकुरों के नेता बन जाएंगे क्योंकि राजनाथ सिंह की उम्र हो गई, तो अब वो क्षत्रिय नेता बन जाएंगे, बन भी गए हैं, ठाकुर उनको पसंद करते हैं। तो अगर मान लीजिए 2029 से बीजेपी निबट जाती है तो मोदी जी साइड में आ गए, तो 2014 में योगी आदित्यनाथ सशक्त प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। तो उससे पहले बीजेपी की ऐसी बैंड बजाना चाहते हैं। आपको क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति किस दिशा में जा रही है? केशव मौर्य का हेलीकॉप्टर देखिए आप, बार बार वो हेलीकॉप्टर दे दिया जा रहा है जिसमें बच जा रहे हैं, चार बार खराब हो चुका है हेलीकॉप्टर। तो क्या केशव मौर्य को निपटाने की रणनीति बन रही है कि भैया हेलीकॉप्टर में निपट जाओ? जैसे महाराष्ट्र में अजीत पवार के हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, तो इधर केशव मौर्य को निपटाने की कोशिश हो रही है, उधर ब्रजेश पाठक बेचारे, उनको समझ नहीं आ रहा है ये पंडितों के अपमान पे वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। क्या लग रहा है आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति में, आपका क्या मानना है? देखिए संजय जी, मैं तो आपको बहुत पहले से इस बात को कहता रहा हूं कि दिल्ली की और लखनऊ की जो भाजपा की लड़ाई है उसमें बाबा और गुजराती लॉबी जो है दिल्ली की, उसमें तलवारें खिंची हुई हैं। पहले लोग विश्वास इस बात का नहीं करते थे, लेकिन 24 में ये बात जो है सबके सामने आ गई है। और अब तो एक एक व्यक्ति एक एक चीज सब जान चुका है। आप मुख्यमंत्री का व्यवहार देख रहे हैं, गृह मंत्री का व्यवहार मुख्यमंत्री के लिए देख रहे हैं, प्रधानमंत्री का और मुख्यमंत्री का रिश्ता आप देख रहे हैं, सारी चीजें आपके सामने हैं। जिस तरह से दिल्ली से गए हुए कुछ लोग या दिल्ली के इशारे पे काम करने वाले लोग उत्तर प्रदेश में हैं और उनका नाता जिस प्रकार से योगी जी से है, वो सारी चीजें देखते हुए ये लगता है कि चाहे वो संघ हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का योगी का खेमा हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली का खेमा हो, सब मान के चल रहे हैं कि बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। उसके तमाम कारण हैं। आपका जो फॉर्मूला था बटोगे कि कटोगे, वो तो आपस में ही चल गया। वो तो ठाकुर बनाम ब्राह्मण हो गया। मुसलमान साइड पर बैठे हुए हैं, पीडीए के जो दूसरे सदस्य हैं मायावती वाले वो बैठे हुए हैं। अब इससे बड़ा काम क्या होगा कि राहुल गांधी मांग कर रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न दिया जाए। मायावती जी तो सो रही हैं, तो उनका हाथी भी सो रहा है। अभी हाथी जागेगा फिर उठेगा, फिर वो मतवाली चाल चलेगा। अब कहां तक चल पाएगा वो भी आपके सामने है। लेकिन ये सारी चीजें देखते हुए मुझे जो आपदा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आई हुई है, इस आपदा में अवसर सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को मिलते हुए दिख रहा है, क्योंकि दूसरा कोई बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के सामने उत्तर प्रदेश में मुझे दिखाई नहीं देता। और उसका परिणाम आपने लोकसभा में देखा है। तो लोकसभा के परिणाम से भी भयंकर परिणाम
हो सकता है विधानसभा चुनाव में आ जाए, क्योंकि ये तो 2 साल बाद या 2.5 साल बाद चुनाव हो रहा है। अब तो परिस्थितियां और ज्यादा बिगड़ गई हैं। तब तो ये बटोगे कटोगे वाला मामला भी नहीं था आपका, ठाकुर समाज वाला और ब्राह्मण वाला। देखिए, ब्राह्मण समाज में पहले भी आपके चैनल पर बाकी जगह भी कहा है कि ब्राह्मण समाज का वोट इतना नहीं है, वोट फीसद उसका बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन वो जो परसेप्शन बनाता है उसकी आवाज दूर तक जाती है और उसका मामला बड़ा बनता है। तो वो परसेप्शन धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में बन रहा है। और जो स्वर्ण जातियां हैं, वो ब्राह्मण ही नहीं, चाहे वो व्यापारी हो चाहे वो दूसरे लोग हों, उसमें एक ऐसा परसेप्शन बनता जा रहा है कि ये सरकार ब्राह्मणों के सनातन के ही खिलाफ हो गई है। शंकराचार्य जी एक यात्रा निकालते हैं, शंकराचार्य जी लखनऊ तक पहुंच जाते हैं और सरकार की कान पे जूं नहीं रेंगता है, तो सरकार कितनी मद में है। क्या वास्तव में कोई शंकराचार्य जी का अपना निजी स्वार्थ था? वो तो आप ही की बात कर रहे थे, वो तो आप ही के मुद्दे की बात कर रहे थे, गौ रक्षा की बात कर रहे थे, गौ माता को सम्मान की बात कर रहे थे, और आप उन्हीं की काट कर रहे हैं। आप उन्हीं के सामने तथाकथित और फर्जी साधुओं को लाके लाइन लगा दे रहे हैं, उनके सामने तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं हिंदू समाज, सनातन समाज भी आहत है। और खासकर जो इसका झंडा बरदार ब्राह्मण समाज है, उसमें बड़ी तादाद में लोग योगी जी से नाराज हैं। और योगी जी से नाराज होने का मतलब भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। और वो ब्राह्मण कहाँ जाएंगे? क्या गठबंधन में जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी, क्या कांग्रेस के चक्कर में ब्राह्मण समाज गठबंधन पे जाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी से अगर नाराजगी रही तो चला जाएगा? ऐसा तो है नहीं कि पहली बार गया, वो पहले भी गया है, लोकसभा के चुनाव में भी गया है, अभी भी जा सकता है। तो ये सारी चीजें मुझे लगती है कि भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकती है अगले साल। दूसरा, अगर आप देखें, इस बात से भली भांति चिंतित संघ भी है। और संघ जिस प्रकार से शहरों में सहयोगी वो कार्यक्रम कर रहा है, अब अपने जो है आरएसएस के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मिला के समागम करा रहा है, मिलाप करा रहा है, उनके शिकवे शिकायत दूर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन संघ में भी उतना दम अभी बचा नहीं है, क्योंकि संघ भी अपनी बात उस तरह से नहीं कह पा रहा है जिसके लिए संघ को जाना जाता है। हालात ऐसे लगने लगे हैं कि यहाँ पे अब कोई किसी की नहीं सुन रहा है। और देखिए संजय जी, अगर आप देखेंगे, अभी मोदी जी भी ये बात जान चुके हैं कि संघ में और भारतीय जनता पार्टी में उनकी भी साख लगातार गिरती जा रही है। और वो चौतरफा गिरे हुए हैं, वो देश विदेश की नीति में भी घिरे हुए हैं, वो विपक्ष में भी घिरे हुए हैं, वो संसद में भी घिरे हुए हैं, वो भाजपा में भी घिरे हुए हैं, वो संघ में भी घिरे हुए हैं। तो ऐसे में वो भी अब जो है थोड़े जहरीले हैं और गुस्से में हैं। अभी वो अपनी कुर्सी किसी भी कीमत पर नहीं जाने देना चाहते, और उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, चाहे उनको उत्तर प्रदेश को कुर्बान करना पड़े और चाहे वेस्ट बंगाल को कुर्बान करना पड़े, उनको अपनी कुर्सी बचानी है किसी भी कीमत पे। और आप देखेंगे ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नुकसान होगा। लेकिन मोदी जी को और केंद्र का जो शीर्ष नेतृत्व है, उसको इस बात की कोई चिंता नहीं है, और चिंता योगी जी को भी नहीं है। जैसा आपने कहा कि योगी जी को चिंता नहीं है, योगी जी भी चाहते हैं कि एक झटका लगना चाहिए, ताकि हम शक्ति इकट्ठी करके 2029 या उसके बाद जो जोश खरोश से चुनाव लड़ सके, जोश खरोश से आगे बढ़ सके। शायद ये सोच के योगी जी भी बैकफुट पे जाना चाहते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। जी ठीक बात है। उत्तर प्रदेश की राजनीति का बिल्कुल सही खाका आपने खींच दिया। बात करते हैं ईरान की। ईरान ने अमेरिका और इजराइल का वो हाल कर दिया जो चचा ट्रंप ने सोचा नहीं था। चचा ट्रंप बचना चाह रहे हैं और ईरान दौड़ा रहा है। ये बिल्कुल वही जंबो जेट की तरह है कि भाग पहलवान, अब कितना भागेगा। किसी तरह अमेरिका चाह रहा है युद्ध खत्म हो जाए, ईरान कह रहा है नहीं बेटा, शुभ ने शुरू किया था, खत्म हम करेंगे। खाड़ी के मिडिल ईस्ट के देश बड़ा परेशान है कि अमेरिका के चक्कर में उनकी लंका लग गई। आपको क्या लग रहा है, भारत ने गलती करी ईरान का साथ ना देके अब गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमें अपने जहाज आने दो? एलपीजी की जो हालत हो रही है, पूरे देश में हाहाकार मच गया है। लोग याद कर रहे हैं पहले नोटबंदी के टाइम में लाइन लगी थी और अब गैस के टाइम में लाइन लग गई है। मोदी जी लाइन खत्म करेंगे ही नहीं जिंदगी में। कुछ दिनों बाद शव ग्रहों पे भी लाइन लगेगी। भैया लोग जो हिसाब से परेशान हो रहे हैं, लाइन में खड़े खड़े मर जा रहे हैं, बताइए क्या स्थिति हो गई है।
क्या लग रहा है आपको, ईरान युद्ध बीजेपी की, मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी विफलता भी है इसमें कि हम लोग फैसला ही नहीं कर पाए हमें करना क्या है? देखिए संजय जी, अगर आप ईरान की बात करते हैं तो अमेरिका और इजराइल ने ईरान को बहुत हल्के में लिया था, और अमेरिका ने सोचा कि इसको भी हम वेनेजुएला की तरह हैंडल कर लेंगे, और वेनेजुएला मान बैठे थे ईरान को। लेकिन ईरान को इस बात का आभास था, ईरान के ऊपर इस तरह की हरकतें ये पहले भी कर चुके हैं। आपको याद होगा 1 साल पहले भी उनके साथ जिस प्रकार से युद्ध हुआ था, और बीच में बात हुई थी कि युद्ध रुक गया और एकाएक इन्होंने फिर हमला कर दिया था। आज भी जो बातचीत हुई है उसमें भी ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि हम युद्ध रोकने की बात तभी करेंगे जब हमें इस बात की गारंटी होगी कि ये दोनों देश हमारे ऊपर कोई हमला नहीं करेंगे और हमारा जो नुकसान है उसकी भरपाई करेंगे। और इतनी हिम्मत अभी अमेरिका में आ नहीं रही है कुछ बोले कुछ करे। बैक फुट पे दोनों चले गए, हालत दोनों की बहुत ज्यादा खराब है। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे कि बहुत बड़ा दाव ईरान लगातार खेल रहा है, और उसने वहां हमले किए जो मुस्लिम देश अमेरिका के दोस्त थे। अमेरिका ने उनको गारंटी दी थी सुरक्षा की, वहीं ईरान ने हमले किए। और उनकी कमर तोड़ने के लिए ईरान ने कई सारे सिटी बैंक हो, अमेरिका बैंक हो, दूसरे बैंक हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, उसमें दुबई में, सऊदी अरेबिया में और खाड़ी के अन्य देशों में भी हमले किए हैं। उससे अमेरिका बहुत घबराहट और बौखलाहट में है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज हुई है, ईरान ने ताजा फैसला जो किया है कि अब हमें किसी से कोई विरोध नहीं है, जो अमेरिका और इजराइल के सहयोगी देश नहीं है उन देशों को छोड़ के कोई भी जल डमरू मध्य से अपना शिप ले जा सकता है। लेकिन कंडीशन एक ही है कि चाइनीज मुद्रा जो है युआन, उसी में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि चाइना पीछे खड़ा हो गया है और चाइना ही ईरान की मदद कर रहा है, ये घोषित हो गया है। और अगर ये कुछ महीने चल जाता है मामला, तो अमेरिका के डॉलर का स्वाहा हो जाएगा और उसकी अर्थी निकल जाएगी डॉलर की, और युआन जो है खड़ा हो जाएगा और अमेरिका की कमर टूट जाएगी। इससे ज्यादा घबराहट अमेरिका में है, और ये चाइना कर रहा है और आगे कर सकता है। इसी बात से थोड़ी सी घबराहट रूस को भी हुई है। रूस भी चाहता है कि मामला जल्दी से जल्दी निपटे। आपने देखा होगा कल पुतिन का बयान भी इसको लेके आया था। तो मामला अब इतना गंभीर हो चुका है कि जहां उनको लगता था कि ईरान अकेला खड़ा हुआ है, अब उनको समझ में आ गया कि चाइना इसके पीछे खड़ा हुआ है, और चाइना को इतने आराम से जीतना उनके बस का नहीं है। अब आप भारत की अगर बात करते हैं, भारत की स्थिति बहुत खराब इस युद्ध में हुई है, बहुत बेइज्जती भी हुई है और बहुत हमारी साख भी गिरी है। जिस प्रकार से सबसे बड़ी घटना ये हुई कि हमारे यहाँ पे जो प्रशिक्षण लेने या अपना कोई प्रदर्शन करने एक इनका पोत आया हुआ था, और उसमें लगभग 100 लोगों की मौत हुई है, 79 लोगों की मौत हुई है। वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण भारत के लिए रहा। भारत बहुत अच्छी भूमिका संजय जी यहाँ निभा सकता था। भारत अपने आप को ऊंचाई पर ले जा सकता था। भारत एक ऐसा देश था जो इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में मध्यस्थता कर सकता था, क्योंकि ईरान से हमारे अच्छे ताल्लुकात रहे, अच्छे रिश्ते रहे, और हम यहाँ पे एक बड़ा पद पा सकते थे और दोनों तरफ से वास्तव में युद्ध हम बंद करा सकते थे। देखिए, वो तो हमने शगुफा जुमला छोड़ा था कि यूक्रेन का और रशिया का युद्ध हमने बंद कराया, लेकिन हम ईरान, अमेरिका और इजराइल का युद्ध वापस में खत्म करा सकते थे, वास्तव में करा सकते थे, अगर यहाँ पे हमने थोड़ी सी हमारी विदेश नीति ठीक होती। लेकिन हमने इस दौरान ये देखा, हमारी विदेश नीति, हमारी व्यापार नीति, हमारी आर्थिक नीति, सब हमारी नीतियां ध्वस्त होती दिखाई दी। हमारी कोई नीति कहीं नहीं है। तो इसलिए भारत को इस बात का बहुत बड़ा मलाल भी रहेगा और बहुत बड़ा नुकसान भी होगा। और संजय जी, अंत में मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है, और युद्ध अगर समाप्त होता भी है तो भारत को संभलने के लिए महीनों का टाइम लगेगा, और उन महीनों में आपको पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें भी आसमान छुएंगी, गैस की कीमतें भी आसमान छुएंगी। और जब ये डीजल की, पेट्रोल की कीमत ज्यादा होगी तो उससे दूसरी जो चीजें हैं उनकी कीमत ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। यानी कि आपको तैयार रहना होगा चौतरफा महंगाई में जीने के लिए, और 4 गुनी महंगाई तक भारत में बढ़ेगी। मुझे ऐसा अंदाजा इस बात से है कि भारत को बड़ा आर्थिक नुकसान होने जा रहा है। जी।
बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने मुझसे इतनी सारी बातें की, राजनीति समझाई, धन्यवाद। ये थे केपी मलिक जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत? क्योंकि ये नए सिरे की बातचीत है, राजनीति के संबंधों में बात है, भारतीय जनता पार्टी की अंदर की बात है। कैसी लगी बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।